इस क्वेश्चन में बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का समय। कई लोग मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ उसकी आधारशिला यही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही थी। एक ग्रामीण व्यवस्था जहां पर व्यापारी आते थे, कच्चा माल प्रोवाइड करते थे, कच्चे मालों को सामान में परिवर्तित करते थे ग्रामीण लोग, और उसको जाके शहरों में ये व्यापारी वर्ग बेच देता था। ऐसे में इस व्यापारी वर्ग के पास पूंजी का संचय शुरू हुआ। हो क्या रहा था? क्योंकि मध्य यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी। अब सामंती व्यवस्था की वजह से जो कृषक दास थे, इनके जीवन खराब होने लगे, इनको सरप्लस का फायदा ही ना मिले, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इस वजह से छोटे छोटे कुटीर उद्योग डेवलप होने शुरू हुए, जहां पर पूरा परिवार काम कर रहा है। कताई, बुनाई, खिलौने बनाना, धागे बनाना, यह सब चीजें यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। और यह कृषक दास, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आधारशिला रखनी शुरू कर दी। फ्रैंकलिन मेंडल्स नाम के एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने इस व्यवस्था को सबसे पहले बताया कि कैसे घरेलू उत्पादन ने एक बाजारीकरण की व्यवस्था की शुरुआत करी। इसीलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिन गांवों में प्रोटो इंडस्ट्रियल बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से, और जो यह गांव इन सब चीजों से पीछे छूट चुके थे, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव बहुत बाद में देखने को मिलता है। तो आप ये मानिए कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके लिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिद्धांत आधारशिला माना जाता है कि 16वीं 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और बाजारोन्मुख, अर्थात जो बाजार की तरफ अपनी ओर को इंगित कर रहा हो, वैसे कुटीर उद्योग स्टार्ट होना शुरू हो चुके थे। और इन लोगों ने औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी थी। सबसे पहले इस दृष्टिकोण को फ्रैंकलिन मेंडल्स ने 1972 में प्रस्तुत किया था। बेसिकली आप ये मानिए कि ग्रामीण समाज में जो कृषक समाज है, वह घरेलू उद्योग के माध्यम से कताई, बुनाई, धातु कर्म, खिलौने बनाना, ऊन, रेशम, इन सब को बनाना शुरू कर दिया था। अब इसका प्रयोग वह खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब ये स्थानीय उपभोग का भाग नहीं रहा। यह एक तरीके से जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, उनकी मांगों की पूर्ति करने लगा। जब आप सेल्फ कंजम्पशन की बात नहीं करते हैं, आप उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो इसी को कहते हैं कि यह बाजारोन्मुख प्रक्रिया है, अर्थात बाजार की तरफ जाने वाली प्रक्रिया, जहां पर आप बाजार में जाके सामान बेचेंगे। इस वजह से इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कालखंड कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इस समय की व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, तो पहला तो यही है कि ग्रामीण कुटीर उद्योग का विकास हुआ। कि पहले वहां के किसान केवल खेती कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ वह सूत काटना, बुनाई करना, रंगरेज का काम करना या हस्तशिल्प, यह सब भी करना शुरू कर चुके थे। इनके लिए भाई ये सामान किसके लिए बेचेंगे? तो इनको कच्चा माल तो चाहिए ना, कच्चा माल तो है नहीं इनके पास, ये तो सामंत के यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नया वर्ग जो बना था व्यापारियों का, वो व्यापारी इनको कच्चा माल ला के देते थे, और जब माल तैयार हो जाए तो उसको जाके बाजार में बेच देते थे। इस तरीके से किसानों को अतिरिक्त आय मिली, वह नगद आय, जिससे वह कृषि की वजह से जो घाटे झेल रहे थे, उस घाटे को यहाँ से मैनेज करते थे। मतलब अब वह पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर नहीं रह गए थे। श्रम का विभाजन हुआ। यहाँ पर घर के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इसमें काम कर रहा है। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार का हर एक सदस्य शामिल है। बाजार के लिए खेती होने लगी, मतलब स्थानीय खपत से आगे बढ़कर यूरोपीय और एशियाई बाजारों तक सामान पहुंचना शुरू हो चुका था। अब आप ये मुझे बताइए, अगर घर का हर व्यक्ति काम करेगा और पैसा अधिक आएगा, तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? तो आप देखेंगे 16वीं से 18वीं सदी के बीच में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि होती है, बहुत तेजी से होती है। तो जनसंख्या वृद्धि हुई और श्रम का उपयोग शुरू हो गया, क्योंकि खेती से आजीविका तो नहीं मिल रही थी। इसी वजह से श्रम शक्ति ने कुटीर उद्योगों को यहाँ पर सहारा दिया, उसकी पूरी समस्याओं को अपने पास केंद्रित करके उनको फायदा ही पहुंचाया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में एक लिंक बना, और वह लिंक बने यह व्यापारी, जो कच्चा माल लाके देते थे, तैयार माल बाजार में पहुंचाते थे। और यह जो प्रोटो इंडस्ट्रियल क्षेत्र बने थे, इन लोगों ने एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी, क्योंकि अब यहाँ से जो
हस्तशिल्प था वह धीमे-धीमे अब मशीन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था और इसी वजह से मशीनों से सूत काटने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। धीमे-धीमे मशीन बड़ी होने लगी और उन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू करी। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग था, उसके बाद पूंजी का संचय हुआ और जो संचित पूंजी थी, इन्हीं इन्हीं लोगों ने आगे चल के बड़े-बड़े कारखानों को डेवलप करना शुरू किया। तो सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री एक ही रात में बन गई। इंडस्ट्री बनने के लिए एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप हुआ, फिर अर्ध शहर बने और फिर शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का जो बीज है, जो आधार है, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही हुआ और यही कारण है, कई लोग मानते भी हैं ऐसा, कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, वो वहां पर बहुत मजबूत थी, जहां पर प्रोटो इंडस्ट्री मजबूत था, जैसे कि ब्रिटेन और नीदरलैंड। इसकी आलोचना को लेके बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो हर जगह एक जैसे नहीं हुआ था। इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल पीरियड है वो कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गया, धीमे-धीमे बाकी शहरों पे ही जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और औद्योगिक क्रांति का इकलौता कारण ये नहीं था कि ग्रामीण में अर्थव्यवस्था शुरू हो गई थी। जैसे जेम्स वॉट ने इंजन बनाया, इंजन से मशीनें बननी शुरू हुई, तो उसके अलावा औपनिवेशिक व्यापार शुरू हुआ, अमेरिका के रूट की खोज हुई, इंडिया के रूट की खोज हुई। इसके अलावा अफ्रीका और बाकी क्षेत्रों को उपनिवेशवाद में ढालना शुरू किया यूरोपीय देशों ने। यह सब चीजें भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत आवश्यक तत्व थी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यह जो औद्योगिक क्रांति है, जब यह आई उसके बाद भी कई गांवों में प्रोटो इंडस्ट्री बनी रही, तो उसको आप संक्रमण काल ट्रांजिशन फेज कहकर केवल नहीं खारिज कर सकते हैं। इसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यह कारक जिम्मेदार है। हाँ, एक कारक हो सकता है, लेकिन अन्य कारक भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत जिम्मेदार यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि जहां जहां पर कुटीर उद्योग अच्छे थे, वहां वहां पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हमको देखने को मिलता है।